चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। नमस्ते। आज हम इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्लोटेशन। स्टार्ट करते हैं फ्लोटेशन। फ्लोटेशन ठीक है भाई। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं थ्रस्ट। क्या होता है थ्रस्ट? तो बताएगा क्या होता है थ्रस्ट? बताओ। चलो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ, है ना। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। थ्रस्ट इज द फोर्स थ्रस्ट इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ए बॉडी perpendicular to its surface। ठीक है भाई। आगे लिखिए। एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट। एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। ऐसे लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट एज सेम एज फोर्स। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चलो अब देखो इस डेफिनेशन को समझते हैं क्या है। देखो ये एक दीवार है, ठीक है। और अगर हम इस दीवार पे परपेंडिकुलर, इस दीवार के परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दीवार के परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम थ्रस्ट। क्या बोलेंगे उसको? थ्रस्ट। ठीक है। थ्रस्ट क्या है? एक फोर्स होता है। थ्रस्ट क्या है? इट इज़ अ फोर्स। और कैसा फोर्स है? दैट एक्ट्स ऑन ए बॉडी, जो बॉडी पर एक्ट करता है। कैसे? परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ये परपेंडिकुलरली जो फोर्स हम लगाते हैं किसी भी सरफेस पर, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। सही है। चलो इतनी बात समझ में आई। किसी भी बॉडी पर परपेंडिकुलर लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक। अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे इसमें प्रेशर। प्रेशर क्या हो? पहले डेफिनेशन लिखेंगे प्रेशर की। प्रेशर इज द फोर्स या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल वे में। फर्स्ट पर यूनिट एरिया। फर्स्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑन एनी सरफेस is called
प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? जब हम थ्रस्ट को पर यूनिट एरिया पर मेजर करते हैं उसको बोल देते हैं प्रेशर। अभी समझाऊंगा क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अभी। अभी पहले इसको लिखो। बात करते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है, देखो थ्रस्ट की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है। और लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। इज ऑल्सो पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल। अगर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। या फिर बोल सकते हैं केवल पास्कल है, 1 पास्कल ही पास्कल। बताओ जरा, इतना लिख लिया क्या सबने? चलो अब देखो, इसको मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ कि ये दोनों चीजें हैं क्या, है ना। देखो, सबसे पहले बात करें अगर हम थ्रस्ट की, तो अगर हम किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम थ्रस्ट। जैसे हम अर्थ पर वॉक करते हैं, है ना, अर्थ पर अगर हम चलते हैं, अर्थ पर जब हम चलते हैं तो जो हमारे पैर होते हैं वो अर्थ पर परपेंडिकुलर होते हैं। जो अर्थ पर हम फोर्स लगा रहे होते हैं उसी को बोलते हैं थ्रस्ट। और यही थ्रस्ट अगर हम बात करें कितने एरिया पर लग रहा है तो उसको बोल देते हैं हम प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया क्या हो जाता है? प्रेशर। देखो, हमने अभी बात करी प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है थ्रस्ट। थ्रस्ट को आप फोर्स से ही समझेंगे, थ्रस्ट एक फोर्स ही होता है, बस इसकी डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस की परपेंडिकुलर होती है। और प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। सही। तो देखो, ये जो प्रेशर है हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जो प्रेशर है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब कि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम लगेगा, और अगर हम एरिया घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। सही है। ठीक है, इसको और अच्छे से देखते हैं। देखो, इसके एग्जाम्पल क्या है? अगर हम सैंड पर चल रहे हैं, ये सैंड है ना, सैंड एक ऐसी जमीन है, रेतीली जमीन है ना, जहाँ पे सैंड है बहुत ज़्यादा। ठीक, चलो, इस सैंड वाली सरफेस है एक, यहाँ पर ज़्यादातर रेता है। चलो, यहाँ से हम समझते हैं। अब मुझे बताओ ज़रा कि इस पर हम्म, हम्म, इस पर हम एक तो चलते हैं, लेट अस सपोज, इसको तो मैं कैसे समझाऊं।
लेता हूँ मैं। चलो 1 मिनट रुको, मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ, उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि प्रेशर कहाँ इम्पोर्टेंट होता है। प्रेशर के यूज, तो कैमल होता है, ऊँट, वो डेजर्ट में इजीली कैसे चल सकता है, या कैसे चल लेता है वो डेजर्ट में इजीली, बताओगे? हाँ, देखो, अगर जो ज़मीन से उसका एरिया टच होता है पैरों का, है ना, 4 पैर होते हैं, चारों पैरों का एरिया, अगर वो केवल अगर उसके नीचे के जो पैर हैं वो छोटे हों, नीचे के पैर अगर कम चौड़े हों, तो क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, कम, जिसके कारण प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर नीचे का एरिया कम हो गया, एरिया कम हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा इसका मतलब वो ज़मीन में नीचे ज़्यादा धंसने लगेगा, सही है। लेकिन उसके जो नीचे से पैर होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से एरिया क्या हो जाता है, एरिया बढ़ जाता है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो इजीली चल लेता है, ठीक है। अब देखो, तुमने आर्मी टैंक देखे होंगे, आर्मी टैंक, इस वाले इस तरह के जो आर्मी टैंक होते हैं, उसमें क्या होता है, नीचे ये चैन लगी होती है पहियों में, है ना, पूरे पहियों में ये चैन लगी होती है इस तरह से। ये चैन क्या काम करती है, अगर ये चैन नहीं होगी तो ये जो पहिए हैं इनका एरिया कम हो जाएगा, इनका एरिया क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनके बीच में तो गैप होता है पहियों के, तो हर एक पहिए का इंडिविजुअल एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होने की वजह से ये टैंक क्या होगा, सैंड में नीचे की तरफ धंसने लगेगा, सही है। एरिया अगर कम हुआ तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब नीचे को फोर्स ज़्यादा लगेगा, नीचे फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो ये ट्रक, ये टैंक जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है, इसीलिए इनके पहियों पर क्या लगा दी जाती है, चैन, जिससे ये जो पहियों के बीच में सरफेस है, गैप है, ये फिल हो जाए, जिससे क्या होगा, टैंक का एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, तो ये जो टैंक है ये नीचे की तरफ प्रेशर कम अप्लाई करेगा, ठीक है, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे ये इजीली चल पाएगा, है ना। प्रेशर कम हो गया मतलब नीचे को फोर्स ज़्यादा नहीं लग रहा, रेते में हम नीचे नहीं बैठ सकते ज़्यादा। चलो इतनी बात समझ में आई, ठीक। जो ट्रक होते हैं और बस होते हैं, उनके जो टायर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइडर होते हैं, चौड़े होते हैं। चौड़े किस लिए रखे जाते हैं, क्योंकि ट्रक या बस वगैरह जो होते हैं भाई, उनके अंदर वेट ज़्यादा होता है, अगर वेट ज़्यादा होगा और उनको अगर रेते वाली ज़मीन में या सैंड पर चलाया जाएगा, तो क्या होगा, उनका टायर का एरिया अगर कम होगा तो वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेंगे, और प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करने की वजह से क्या होगा, वो ज़मीन में नीचे की तरफ धंस सकते हैं, है ना, नीचे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उनके टायरों को चौड़ा बनाया जाता है, चौड़ा इसीलिए बनाया जा सकता है, इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो उनका सरफेस से एरिया है वो बढ़ जाए, सरफेस से कांटेक्ट में आने वाला एरिया बढ़ जाए, जिससे प्रेशर क्या हो, कम हो। अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, अगर एरिया को हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, इसीलिए अगर हम टायर को चौड़ा कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आई बात, क्यों भाई? चलो, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी, दोनों डेफिनेशन, थ्रस्ट और प्रेशर। अब अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं।
अगला टॉपिक लिखेंगे VONC। VONC क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर मैं समझाता हूँ। VONC कैन बी डिफाइन एज VONC can be defined as the upward force exerted by the water on an object। ठीक है, which is immersed in water। which is immersed in water। आगे लिखेंगे it is also called upthrust। it is also called upthrust। अब देखो VONC को पढ़ते हैं, VONC क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में, मान लो ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और इसमें वाटर भरा हुआ है। ये इसमें वाटर भरा, ठीक है। चलो, और इसमें हमने एक नाव बना के डाल दी, एक नाव। इसमें ये एक नाव है, कागज की एक नाव बना के डाल दी। तो ये नाव किस वजह से इसके ऊपर फ्लोट कर पाएगी? देखो क्या होगा कि ये नाव तो नीचे की तरफ को आएगी, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ को आना होगा इसको, लेकिन वाटर जो है इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। वाटर क्या करता है, ऑब्जेक्ट पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, सही है। जब वाटर किसी भी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है तो इसी फोर्स को बोलते हैं हम VONC फोर्स। ठीक है, समझ में आया? अब मान लो अगर VONC फोर्स से, अगर VONC फोर्स से, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, VONC फोर्स को B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर VONC फोर्स वेट से ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा फ्लोट, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। लेकिन अगर VONC फोर्स वेट से कम है तो वाटर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, उसमें डूब जाएगा, श्रिंक, डूब जाएगा। समझ में आया? कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर कैसे तैर लेता है, क्योंकि पानी उस ऑब्जेक्ट पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है नीचे से ऊपर की तरफ। पानी क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट पे नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, और पानी के उसी फोर्स को क्या बोल देते हैं, VONC फोर्स बोल देते हैं, या फिर इसको हम अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, वो अप थ्रस्ट। इसी VONC फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, अप थ्रस्ट। ठीक है, अगर VONC फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। लेकिन अगर VONC फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट से कम है तो क्या होगा,
कि ऊपर से लगने वाला जो वेट का फोर्स होगा, वेट भी तो एक फोर्स ही है, वो ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। तो वीओएनसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, अगला पढ़ेंगे डेंसिटी। हाँ बताओ। अगले टॉपिक में क्लियर होगा, जो डेंसिटी हम पढ़ रहे हैं। डेंसिटी लिखो, फिर क्लियर होगा। देखो डेंसिटी, सबसे पहले डेंसिटी की बात करेंगे हम। डेंसिटी होती क्या है, डेफिनेशन लिखते हैं पहले। इट इज डिफाइन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज डिफाइन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो उस टर्म को बोलते हैं हम डेंसिटी। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए, डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला बात करें यूनिट, तो जो इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है क्या, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की होती है मीटर। किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी होती है यूनिट। पहले इस लिखो, फिर बताता हूँ ये है क्या। चलो लिख लिया होगा। देखो डेंसिटी क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के अगर टोटल मास को, किसी ऑब्जेक्ट के अगर टोटल मास को अगर हम डिवाइड कर दें उसके वॉल्यूम से, ठीक है, तो हमें मिल जाती है डेंसिटी। डेंसिटी बेसिकली एक टर्म है, ठीक है, तो कैसे हम निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं क्या डेंसिटी हो। डेंसिटी का यूज़ क्या है, डेंसिटी का यूज़ देखते हैं। तो लिखो यहीं पे पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट्स with less density, ऑब्जेक्ट with less density या lower density than liquid can float। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स with high density than liquid shrink। देखो भाई, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा देव। हाँ, पत्थर जो रहता है वो छोटा रहता है लेकिन फिर भी वो डूब जाता है। शिप का साइज बहुत बड़ा होता है लेकिन वो पानी में फ्लोट कर सकता है ना, वो नहीं डूबता। तो उसका रीज़न है
डेंसिटी, जो स्टोन होता है, जो स्टोन होता है ना, और जो सिप है, और दोनों को पानी में डालेंगे, पानी की बात। तो अगर हम देखें, ये जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ स्टोन, वो ज़्यादा होती है वाटर से। लेकिन अगर बात करें डेंसिटी ऑफ वाटर, लेकिन बात करें डेंसिटी ऑफ सिप, सिप की जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है डेंसिटी ऑफ वाटर से। सही है, क्योंकि सिप बहुत बड़ा रहता है तो उसका ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली टू मास। मतलब अगर हम सिप की बात करें तो सिप में मास और वॉल्यूम में अगर कंपेयर करें, मास और वॉल्यूम में कंपेयर करें, तो उसका जो मास है, सिप का मास छोटा होगा उसके वॉल्यूम से। इसी तरीके से डिज़ाइन करा जाता है सिप को कि उसका जो मास है वो वॉल्यूम से कम हो उसके। ठीक है, मतलब उसका जो वजन है वो उसके वॉल्यूम से कम हो। तो अगर ऊपर वैल्यू छोटी है, सही है, या उसको इस तरह से भी डिज़ाइन करा जाता है कि उसकी जो ओवरऑल डेंसिटी हो, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, जो ओवरऑल डेंसिटी हो वो वाटर की डेंसिटी से कम होनी चाहिए। और मैंने ये दो पॉइंट लिखवाए हैं कि जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेस होती है, लिक्विड, लिक्विड जिस लिक्विड में भी हम डाल रहे हैं उस लिक्विड से, अगर पानी है तो पानी से, तो वो फ्लोट कर सकते हैं, उस लिक्विड के ऊपर क्या कर सकते हैं, फ्लोट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड से ज़्यादा होती है, तो वो श्रिंक मतलब डूब जाते हैं। सही है, तो स्टोन की जो डेंसिटी होती है वो पानी से ज़्यादा होती है, इसलिए स्टोन क्या होता है, डूब जाता है। लेकिन सिप को इस तरह से डिज़ाइन करा जाता है कि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या हो, कम हो। इसलिए सिप क्या होता है कि वाटर में फ्लोट करते हैं। समझ में आया? अब इस कॉन्सेप्ट को तुम और अच्छे से ऐसे कर सकते हो, कभी आपने दो तरह के तेल को मिलाया है? कभी आपने पेट्रोल और वाटर, सॉरी, चलो आपने ये देखा होगा जो एक मेंथे का तेल होता है, पीपलमेंट ऑयल जो होता है, तो देखा है, जो मेंथे का तेल होता है और जो वाटर होता है, उसमें अगर बात करें तो दोनों को अगर एक चीज़ एक कंटेनर में मिला देंगे, पीपलमेंट ऑयल और वाटर को, तो क्या होता है कि जो पीपलमेंट ऑयल होता है, मेंथे का तेल होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है, उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। जो पीपलमेंट ऑयल की डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। तो पानी तो क्या होगा, दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो पानी तो क्या होगा, पानी तो नीचे हो जाएगा, और पीपलमेंट ऑयल जो होता है उसकी डेंसिटी कम है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। और इसी साइंस का यूज़ करके हम मेंथे का तेल निकालते हैं। जब मेंथे से मेंथे का तेल निकाला जाता है तो क्या होता है, एक लास्ट में कंटेनर होता है जिसमें पानी और पीपलमेंट का तेल दोनों ही एक कंटेनर में आके गिरते हैं। सही है, तो क्या होता है, पानी तो हाई डेंसिटी की वजह से नीचे की तरफ चला जाता है और पीपलमेंट ऑयल पानी के ऊपर जाता है, और यहाँ पे लगा देते हैं एक टंकी, यहाँ पे। तो इस टंकी से केवल क्या आएगा, इस टंकी से आएगा केवल और केवल तेल। ठीक है, क्योंकि पानी तो नीचे रह जाएगा। टंकी हम उसी हाइट पे लगाते हैं कि पानी की हाइट से ऊपर रहे वो टंकी। ठीक है, तो समझ में आया डेंसिटी का कॉन्सेप्ट? क्यों भाई? चलो आगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं अब हम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? हेडिंग डालेंगे, आर्किमिडीज, MEDES, आर्किमिडीज।
पहले मैं लिखवा देता हूँ फिर समझाऊंगा। ओके, डेफिनेशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, according to Archimedes principle,